बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा। हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का काम नहीं किया। Yes, we can. Yes, we can. Yes, we do. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज के वक्त का नीरो करार दिया था। सियासी प्रतिद्वंदियों के लिए वो मौत का सौदागर हैं। गुजरात सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी दर्द और मौत के सौदागर हैं। ध्रुवीकरण कराने वाले और तानाशाह। माँ बेटे क्या करते हैं? जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब 1947 के बाद मुस्लिमों पर सबसे भीषण हमला हुआ। कितने लोग घर के बेघर हो गए, कितने लोग मर गए, फिर और क्या बाकी दंगे में। और बाकी मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकता। समर्थक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनका महिमा मंडन करते हैं। अरे भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी। उन्हें विकास का शुभंकर मानते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया मोदी गान गाता है। Gujarat is shining like a land of gold today. What made us decide to come to Gujarat was his promise. नौजवान उनकी प्रशंसा करता है। नरेंद्र मोदी के आने से एक होप की किरण दिखी है और हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी रोजगार के अवसर को प्रदान करेंगे। 100% उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने चुनावी सियासत को वन मैन शो में बदल दिया है। वो स्वघोषित अंदाज वाले दबंग हैं, चौड़ी छाती वाली शख्सियत है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। वो अब भारत की हर समस्या का हल देने का वायदा कर रही हैं। अब की बार मोदी सरकार। 2002 के गुजरात दंगों के बाद लगातार कोसे जाने पर नरेंद्र मोदी ने मेहनत से खुद को सुशासन के मैस्कॉट के तौर पर पुनर्स्थापित किया। गुजरात की कामयाबी की बदौलत जब वो वरिष्ठ नेताओं को पछाड़ते हुए बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी बने तो ये लग रहा था कि 2014 की लड़ाई राष्ट्रपति अंदाज वाले मुकाबले में बदल रही है। मोदी बनाम कांग्रेस के युवराज राहुल के बीच एक एपिक बैटल की संभावना दिखाई दे रही थी, मगर जैसे जैसे पूरी तस्वीर सामने आ रही है ये साफ हो रहा है कि इस कहानी में सिर्फ एक ही मुख्य किरदार है और ये कहानी सत्ता तक पहुंचने की मोदी के संघर्ष की है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मोदीवाद को अक्सर मार्केटिंग टोटका कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन आलोचकों के अनुमान से विपरीत ये लंबे वक्त तक के लिए अपनी जगह बना चुका है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। कभी जो लोग मोदी से ऊपर माने जाते थे आज वो भी मूक दर्शक बन चुके हैं। आज बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है और मोदी का मतलब पार्टी है। आप कमल के निशान पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला। 5 रुपए की टॉफी आती है। गुजरात में मोदी जी ने 1 रुपए के लिए 1 मीटर जमीन बेची। मोदी के खिलाफ 2014 में कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी खड़े हैं। दोनों के बीच की जुबानी जंग इस चुनाव के असली रंग को सामने ला रही है। 2 विचारधाराओं की लड़ाई। बेटा कुछ करके दिखाएगा। एक तरफ जहां राहुल सियासी राजवंश से आते हैं तो वहीं मोदी आरएसएस की शाखा से ऊपर उठे हैं। राहुल कभी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रहे, जबकि मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, जहां राहुल सत्ता विरोधी लहर के तले दबे हुए हैं। वहीं मोदी को उस पार्टी का सहारा मिल रहा है जिसने अपनी पूरी ताकत उनके पीछे झोंक दी है। I think Modi's narrative is very sharp. It's crystalline. It's absolutely formed. It's perfect. Rahul has a vaguer narrative. गोधरा के बाद गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी भी उतनी कठोर निंदा होना चाहिए। गुजरात दंगे के 1 महीने बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी अहमदाबाद आए थे। राजधर्म का पालन करें, राजा के लिए, शासक के लिए
प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। राजधर्म का पालन कीजिए। महाभारत के इस वाकये के बहाने मोदी को उनके प्रधानमंत्री से यही सलाह मिली थी, जो गुजरात दंगों से निपटने के तरीके से नाखुश थे। अब कहना मुश्किल है कि चुनाव पर क्या क्या असर पड़ा। एक असर ये पड़ा कि चुनाव में हम हार गए। 2002 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। वाजपेयी ये चाहते थे कि मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन ये आडवाणी ही थे जो अपनी शिष्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए बीच में आ गए। अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है। मित्रों, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया। 11 साल बाद जब गोवा में एक बार फिर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, 2014 के चुनाव के लिए मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाना बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था। आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। आडवाणी वाजपेयी युग पर पर्दा गिर गया। समान कद के लोगों में प्रथम के तौर पर एक नया चेहरा उभरकर सामने आ गया। I had made up my mind somewhere in 2012 and through 2013. I was indicating that there was a groundswell within the BJP cadres and amongst the people for Narendra Modi. And therefore, in terms of popularity within the BJP, he ranked number 1. विडंबना ये रही कि विरोध की अकेली आवाज उस व्यक्ति की थी जिसने 2002 में मोदी को बचाया था। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी में एल.के. आडवाणी ने मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के सिद्धांत खो गए हैं और पार्टी एक शख्स के एजेंडे की बंधक बन गई है। इसके साथ ही आडवाणी ने पार्टी में अहम पदों से इस्तीफा दे दिया। Mr. Advani clearly saying I am resigning from the three main fora. लेकिन अब मोदी का उदय वापस नहीं हो सकता था। 48 घंटे बाद संघ और वरिष्ठ नेताओं के मनाने के बाद निरीह की तरह आडवाणी पार्टी की छत्र छाया में लौट आए। I think Advani ji really should have adopted the role of an elder statesman. I think people in hindsight will look back and say, you know, this was a very Indian drama. अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का चुनाव खुद आडवाणी ने ही किया था। मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इवन स्कूल के अंदर भी मैं कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा था। गुजरात बीजेपी में छिड़े आपसी युद्ध को शांत करने के लिए मोदी को पार्टी के दिग्गज शंकर सिंह वाघेला, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल से लेकर धुर दक्षिणपंथी प्रवीण तोगड़िया की चुनौती से जूझना पड़ा। बाद के वर्षों में मोदी ने सबकी धाक कुंद कर दी। वाघेला को कांग्रेस में जाना पड़ा, केशुभाई पर्दे के पीछे चले गए और तोगड़िया को चुप हो जाना पड़ा। लोगों से भागने वाला मुख्यमंत्री आज, मैं तो कहूं कि प्रेस से भी भागने वाला, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। चुनावी सफलताओं ने मोदी के खत को और विस्तार दे दिया। मोदी ने 2002, 2007 और फिर 2012 में जीत हासिल की। अब वो चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। तो भाई प्रभात से आप विजय बनाओ, विकास को प्रभात उससे नहीं आपने करेंगे। 2009 के आम चुनाव तक वो बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके थे। 2014 में पीएम प्रत्याशी के तौर पर वो जहां भी जाते हैं, उनका भाषण अपने प्रदर्शन और दूसरों के प्रदर्शन के बीच अंतर पर आधारित होता है। नेताजी, आप गुजरात नहीं बना सकते हो, आप नहीं कर सकते हो नेताजी। बिहार के गरीब मुसलमान के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा हज करने जाएगा कैसे? पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा अगर कोई जिले की प्रगति हो रही है तो वो कच्छ जिले की और भरूच जिले की हो रही है, जहां मेरे मुसलमान भाई ज्यादा है।
मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने की सोच रहे हैं। इस बात का पहला इशारा दिसंबर 2012 में मिला, जब तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद मोदी ने गुजराती की बजाय हिंदी में भाषण दिया। मोदी जी ने गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, अब हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। भाषण कला मोदी की बड़ी ताकत है और वो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 2013 को जब मनमोहन सिंह लाल किले से भाषण दे रहे थे, तब मोदी ने भुज में लाल किले जैसे मंच से भाषण देकर पीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर दिया। आइए गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बने। That was when it became clear it's not merely Narendra Modi leading the campaign, but Narendra Modi being at the helm of a very different type of campaign. That he was presenting himself as an alternative presidential candidate. मोदी को पीएम प्रत्याशी घोषित करने का माहौल अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सितंबर 2013 में संघ बीजेपी समन्वय समिति की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी और सुषमा को बता दिया कि अब बड़े ऐलान में देरी की कोई वजह नहीं, वो भी तब जबकि दिसंबर में 4 अहम राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। संघ के बीच में आ जाने के बाद सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी का विरोध खत्म होता नजर आने लगा। सुषमा जी, आप इस फैसले के साथ आडवाणी, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आडवाणी का विरोध सार्वजनिक तौर पर सामने आ गया। एक ओर जहां अहमदाबाद में एक विमान खड़ा था चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाने के लिए, यहां 30 पृथ्वीराज रोड पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कतार लगाए हुए खड़े थे। मनाया जा रहा था एलके आडवाणी को, ताकि वो मौजूद रहे जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बड़ी घोषणा हो। बुजुर्गों का रहना वहां पर जरूरी था। लेकिन फैसला अंतिम था। एनडीए के साथियों को ये बता दिया गया कि बीजेपी ने 2014 के लिए अपना चेहरा चुन लिया है। The parliamentary board of BJP met today and decided that Sri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. मोदी को जब प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया गया तो एकजुटता दिखाने के कवायद में बीजेपी के सभी आला नेता थे, सिर्फ आडवाणी मौजूद नहीं थे। Where there are multiple individuals with a huge experience in public life, there are bound to be more than one view. And the alternative view was not that Modi should not become the prime ministerial candidate. The alternative view was, should we wait till after the state assembly elections are over? It was on the timing of the announcement. And therefore, finally, when you develop a consensus, one view has to give way to the others. वंदे वंदे। मैडम सोनिया जी, जरा देश जानना चाहता है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह पर ये कहां का ताला लगा हुआ है, जरा बताओ। मोदी रथ को अब रोका नहीं जा सकता था। सारी बर्बादी का कारण ये मां बेटा का कारवा है, और कभी कभी बेटी और जावाई का, दामाद का कारवा। संघ, पार्टी और कैडर के पूर्ण समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी ने भारतीय चुनावों का सबसे आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दिया। आज कांग्रेस के शहजादे जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना कई महीने पहले बीजेपी का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। पहली बात यह कि अब कैडर और वोटर दोनों जानते हैं कि उनको किसका समर्थन करना है और किसे वोट देना है। दूसरी बात यह कि इस ऐलान ने मोदी को एक नए जोश से भर दिया, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए उनकी खुद की भूख को बढ़ा दिया।
इसी का नतीजा है कि मोदी सटीक रणनीति के साथ उसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए चुनाव प्रचार का चेहरा है। भारतीय मतदाताओं ने इससे पहले ऐसा प्रचार अभियान कभी नहीं देखा था। आगे है संघ ने कैसे नौजवान मोदी की जिंदगी को संवारा। आज वो जो कुछ है वो संघ की वजह से। और क्या 2002 के जिंद से मोदी पीछा छुड़ा सकते हैं? कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। गुजरात के मेहसाणा शहर के छोटे से कस्बे वडनगर के तंग गलियों में नरेंद्र मोदी का बचपन बीता, जहां उनका जन्म सितंबर 1950 को हुआ था। उनके पिता रेलवे स्टेशन के नजदीक कैंटीन चलाते थे। हर सुबह साइकिल पर भगवत आचार्य नरेंद्र आचार्य हाई स्कूल जाते वक्त नौजवान नरेंद्र जानता था कि एक दिन वो छोटे से वडनगर से बहुत आगे निकल जाएगा। वो पूरे का पूरा पहले से ही महत्वाकांक्षी था। उसकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। ऐसा नहीं सोचता कि वो निशान बड़ा रखता था। बड़ा निशान रखेगा तो वहीं पहुंचेगा ना। हम कोई प्रश्न पूछते तो सबसे पहला उनकी उंगली होती है ना, फिगर तैयार, लेकिन हम बाद में पूछते जो अच्छा नहीं पहचान उनको पहले हम क्वेश्चन करते, और यदि जवाब नहीं देते बाद में उनको हम पूछते, फटे दिन क्या फौरन दे देते जवाब, यही है। स्कूल के अलावा नरेंद्र रोजाना 2 बार संघ की शाखा में जाता था। छोटी उम्र से ही संघ उस नौजवान को तराश रहा था। संघ कार्य में वो जुटे और इतने आगे निकल गए कि आज हम देख सकते हैं, और जो आज वो जो कुछ है वो संघ की वजह से। थिएटर के लिए प्यार उसका इकलौता अलग शौक था। एक ऐतिहासिक ड्रामा था जोगीदास खुमान, वो भावनगर नरेश का एक पात्र था जो बहुत ही यहाँ उदार चरित राजा हुए थे। वो करने का मुझे अवसर मिला था, और वो समय मैं भी कुछ लिखता था, मोनो एक्टिंग वगैरह। मेरा और उनका जो रिश्ता ज्यादातर है वो संघ और नाटक। वो ऐसा आर्टिस्ट है तो जब बोलेंगे तो प्रजा को वो सब प्रभावी वक्तव्य देते हैं। 18 साल की उम्र में नरेंद्र ने 2 साल के लिए घर छोड़ दिया। खबरों के मुताबिक वो हिमालय में अपना वक्त बिता रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें नागपुर में संघ मुख्यालय तक ले गई, जहां 1970 में उन्हें संघ प्रचारक के तौर पर काम करने का प्रशिक्षण मिला। उनकी मां का ये कहना है कि नरेंद्र ने जब घर छोड़ा तब उनका दिल टूट गया। 2 साल तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। आज भी वो उन्हें ज्यादा वक्त तक सामने देखने की बजाय टेलीविजन पर देखती हैं। लेकिन मोदी ने संघ में शामिल होने की इच्छा से कहीं ज्यादा शादी से बचने की इच्छा की वजह से घर छोड़ा था। तो उनका ये गौना तो बाकी ही था, और फिर तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया और यही काम कर लिया। कितनी उम्र में उनका एंगेजमेंट हुआ था? आई थिंक 15 साल। लेकिन उन्होंने माना नहीं कभी? नहीं। मोदी की पत्नी सेवानिवृत्त स्कूल टीचर जसोदाबेन कई दशक गुमनामी में जीती रहीं। अपनी वैवाहिक स्थिति पर कई साल तक कोई भी टिप्पणी न करने वाले मोदी ने 2014 में अपने नामांकन पत्र में स्वीकार कर लिया कि वो विवाहित हैं। परिवार वाले कहते हैं कि दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहे हैं, लेकिन जसोदाबेन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रार्थना जरूर करती हैं। नरेंद्र मोदी के साथ की बात कभी की नहीं करें। वो ऐसे भाई आदर्श भाई है कि मेरा पति इतना बड़ा है तो इसको सब अभिमान नहीं है। मीडिया ने जसोदाबेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। मुझे घर से અને એમના મેં 4 સંતાનો તો સૌથી મોટા મારા બેન જસોદાબેન, પછી મારા મોટા। शुरुआत में संघ प्रचारक और बाद में बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के सदस्य के रूप में काम करने वाले मोदी को बतौर संगठनकर्ता पहली बार आपातकाल के दौरान पहचान मिली। आपातकाल के दौरान ही गांधी परिवार के प्रति मोदी का रुख सख्त हो गया, और ये आज भी उन्हें उन पर हमला करने के लिए उकसाता है। दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, वहां तो माँ बेटे की सरकार है, माँ बेटे। 80 और 90 के दशक में मोदी ने खुद को चुनावी सियासत से दूर रखा। वो संगठन के कार्यकर्ता ज्यादा थे जो बीजेपी को गुजरात के चुनाव में कामयाबी पाने में मदद कर रहा था।
1991 में उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर की एकता यात्रा का प्रबंधन संभाला। आडवाणी की स्वर्ण जयंती यात्रा के सारथी भी मोदी ही थे। बीजेपी में बहुत वक्त से पर्दे के पीछे काम करने वाले नरेंद्र मोदी आज 2014 में भगवा चुनौती का चेहरा हैं। बेशक उन्होंने कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में भी अगर ओपिनियन पोल्स की मानी जाए तो जोश भरा है, लेकिन एनडीए के भीतर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की संभावना ने एक पुराने साथी को जोश नहीं दिलाया। ये पुराने साथी थे जेडीयू के नीतीश कुमार। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें बीजेपी की प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जून 2013 में नीतीश ने बीजेपी से जेडीयू का 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। वापिस बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार के संबंध की बात उसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे मित्र को केले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। कुछ वक्त के लिए लगा कि मोदी का चुनाव बीजेपी को अलग थलग कर सकता है, लेकिन दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी का मनोबल बढ़ा दिया। बीजेपी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली। दिल्ली में उसने सबसे ज्यादा सीटें जीती और राजस्थान में उसकी आंधी सब कुछ उड़ाकर ले गई। सर्वेक्षणों में बीजेपी को जब कांग्रेस पर बढ़त मिलने लगी तो नए साथी भी सामने आने लगे। बिहार में मोदी को रामविलास पासवान के रूप में नया साथी मिला। तमिलनाडु में 5 दलों का इंद्रधनुषी गठबंधन तैयार हुआ और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी साथ आ गए। But the moment we start crossing 200 plus, the Congress would go down below 100 or near that figure. And in that event, a lot of allies, some before the election and some after the election, will start joining us. खेल के सितारे, फिल्मी सितारे, पूर्व पुलिस अफसर, पूर्व जनरल, सभी को उस प्रक्रिया के तहत टिकट दे दिया गया जिस पर मोदी की बारीक निगाह थी। इस वजह से नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता और चमक में और इजाफा हुआ। यहां तक कि पत्रकार एमजे अकबर जैसे लंबे वक्त से मोदी के आलोचक रहे लोग भी मोदी के साथ हो लिए। लेकिन मुसलमानों के साथ मोदी का रिश्ता असहज बना रहा। जब गुजरात जल रहा था तब क्या सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए उनसे गलती हुई? हम अगर कार चला रहे थे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। कुत्ते के बच्चे वाले बयान पर मोदी ने सफाई जरूर दी, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने 2002 के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बहुत कम किया। अहमदाबाद की मुस्लिम बस्ती जोहापुरा को गुजरात का गाजा पट्टी कहा जाता है। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि मोदी जोहापुरा का हाल देखने कभी नहीं आए। नरेंद्र मोदी को खुद को यहाँ पर आना चाहिए। वो ऐसा समझते हैं कांग्रेस मतलब मुस्लिम और भाजपा मतलब हिंदू, उनके ऐसा मतलब माइंड सबका ऐसा क्रिएट कर दिया उन्होंने। मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गई, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल होने के वक्त वो गुजरात दंगे की जिम्मेदारी लेने के सबसे करीब दिखाई दिए। जब इसके कुछ ही घंटे बाद उनका ब्लॉग सामने आया, मोदी ने ब्लॉग में स्वीकार किया कि बेगुनाह लोग मारे गए और ये भी कहा कि ये चमकते गुजरात पर शर्मनाक धब्बा है। राज्य सरकार की नाकामी के लिए वो असंदिग्ध माफी मांगते हैं। मोदी अब करीब 1 दशक की शांति और 2002 के बाद हुए विकास कार्यों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। एक वक्त जफर सरेशवाला ने मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए अभियान चलाया था। आज अहमदाबाद में उनका BMW का शोरूम नई संपन्नता का प्रतीक है। जफर अब मोदी के खास समर्थकों में से हैं, जो अपने मुख्यमंत्री को सलमान के साथ पतंग उड़ाने के लिए साथ ले आए। वो मोदी को मुस्लिम समुदाय के नेताओं से जोड़ रहे हैं।
उनका कहना है कि मुसलमानों को पीड़ित होने के एहसास से बाहर निकालकर तरक्की करने की जरूरत है। The scars you cannot forget, but forgiveness is the core principle of Islam. You can't have a situation where a whole community of 5.5 million remains in isolation with the government of the day. मोदी की बढ़ती स्वीकार्यता की एक तस्वीर तब सामने आई जब अमेरिकी राजदूत उनसे मिलने पहुंच गई। गुजरात दंगों के दाग की वजह से लंबे वक्त तक अमेरिका मोदी को वीजा देने से इनकार करता आया है, लेकिन वीरान हो चुकी गुलबर्गा सोसाइटी में जहां साल 2002 में 69 मुसलमान मार दिए गए थे, वहां मोदी पर मुसलमानों में कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। रूपा मोदी का बेटा अजहर 12 साल का था जब यहां पर हमला हुआ। अजहर आज भी लापता है। रूपा के आंसू आज भी बह रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि वो इतने सारे ब्रिज बनाए, इतने सारे विकास किया, तो हम लोग तो यही मानते हैं कि आज हमारे बच्चों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो चाचा चाची थे उन सबकी बॉडी पर उन लोगों ने ब्रिज खड़ा किया है, और हम लोग नहीं मानते कि वो उसने विकास किया है। वडोदरा में प्रोफेसर बंदूकवाला का घर दंगों में बर्बाद हो गया था। उनका कहना है कि रिश्ते तभी सामान्य हो सकते हैं जब मोदी माफी मांग लें। We were trying repeatedly to urge Modi to at least introspect and say sorry. If not to us, at least say sorry to those who have really suffered horribly. 2011 में मोदी के बहुचर्चित सद्भावना व्रत में सूरत के सूफी और अल्पसंख्यकों के नेता महबूब अली बावा ने मोदी के साथ मंच पर आने का फैसला किया। नरेंद्र भाई ने जो विकास किया, डेवलपमेंट किया, तो ये सारी बातों को देखकर हमें लगा कि नहीं, नरेंद्र भाई जो है ये देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं। एक आदमी जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसका हाथ बटाना चाहिए, उसके साथ देना चाहिए। लेकिन टोपी पहनने से इनकार करने की मोदी की ये तस्वीर कई सवाल उठाती है, जिसने उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर दिया। कोई अगर किसी की टोपी उछालता है तो उसको कड़ी की कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए प्रचार करने वाली आसिफा अली खान अब दिल्ली में एक नए किरदार में हैं। वो मोदी के गुजरात का मुस्लिम चेहरा हैं, जो टेलीविजन पर अपने मुख्यमंत्री का बचाव करती हुई नजर आती हैं। If you say UP, there are 69 Muslim MLAs in the UP Assembly. Has the situation of the Muslims in UP changed because of the 69 MLAs? ब्रेक के बाद आगे देखिए, क्या विभाजित उत्तर प्रदेश पर है मोदी का बड़ा दांव? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य मोदी के सपने को बना और बिगाड़ सकता है? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस से चुनाव लड़ने का प्रतीक मोदी के लिए बेहद अहम है। इसकी अहमियत सिर्फ पूर्वांचल और पड़ोस के बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने में मौजूद बीजेपी के पक्के वोटरों के साथ रिश्ता बनाने में भी है। लेकिन कुछ हफ्ते पीछे चलते हैं, जब मोदी के लिए वाराणसी की राह निष्कंटक नहीं थी। वाराणसी से मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी प्रतिष्ठित सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार कुछ शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति के बाद ही जोशी को मनाया जा सका और उन्हें कानपुर सीट दे दी गई। वाराणसी से मोदी का लड़ने का रास्ता साफ हो गया। मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरा जन्म वडनगर में हुआ। मुझे प्रारंभिक जीवन में कार्य करने का अवसर वडोदरा में मिला और आज मां की गोद में वाराणसी में वापस आया। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं।
वाराणसी की लड़ाई को अरविंद केजरीवाल धार दे रहे हैं, जिन्होंने इस पवित्र नगरी से मोदी को चुनौती देने का फैसला किया। मेरे को कोई कह रहा था 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए नरेंद्र मोदी जी ने, ये पैसा कहां से आ रहा है जी? आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली में शीला दीक्षित को दी गई मात की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। प्रतिक्रिया में मोदी ने आम आदमी पार्टी की चुनौती को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। इस बीच वाराणसी की सड़कों पर मोदी लहर साफ नजर आ रही है। लखनऊ में बीजेपी का मुख्यालय कॉर्पोरेट अंदाज में काम कर रहा है। मोदी का पैगाम पहुंचाने वाली सभी 300 3D वैन पर करीब से निगाह रखी जा रही है। मतदाताओं से मिली अच्छी और खराब दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। We found large parts of India which didn't have television, which didn't have print, which didn't have radio stations, and really reaching out to them was a big challenge. विवाद के बावजूद मई 2013 में मोदी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने विश्वस्त साथी अमित शाह को सौंप दी, जो सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में आरोपी हैं। अमित शाह उत्तर प्रदेश में 2 अलग स्तर पर रणनीति लागू करने में मोदी की मदद कर रहे हैं। At the same time, there is, as you say, there is Amit Shah, who is allegedly polarizing. You know, his undercurrent is, let the leader talk of development. I'm the one who's going to talk about identity politics. बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। बटन सही जगह पे दबाओगे तो जिन्होंने ये काम किया है उनको अपनी जगह बनाना। मुजफ्फरनगर में हर पार्टी के नेता भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर हुआ ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए सबसे मुफीद साबित हो सकता है। जाति के आधार पर वोट देने वाले दलित, यादव और जाट समुदाय के बहुत से लोग अब मोदी में अपना फायदा देखते नजर आ रहे हैं। हमें हिंदू से मतलब है, मोदी को वोट देना है, विकास होना है और परिवर्तन करना है सरकार को। बीजेपी के मौजूदा समीकरण में फिलहाल अमित शाह दूसरे सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं। बीजेपी और मोदी उत्तर प्रदेश में जो भी कदम उठा रहे हैं उसके रणनीतिकार अमित शाह ही हैं। भारत विजयी हो, भारत माता की जय। The person whom people can trust to deliver is the one they want to know making those promises. And that's what Mr. Modi does. All we had to do was highlight the bad governance of the previous regime. नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर का ये हमला मोदी के लिए आक्रामक मार्केटिंग का जरिया बन गया है। जब से इस चाय पे चर्चा वेबसाइट को प्रारंभ किया, लाखों लोगों ने उसको विजिट किया। मोदी की चाय पर चर्चा आयोजन में गर्म चाय, कटिंग चाय और हर तरह की चाय नजर आने लगी, जो फर्श से अर्श पर पहुंचने की मोदी की कहानी का जश्न थी। जब मैं गुजरात में मेरा अपना अनुभव शेयर करता हूं, एजुकेशन में भी हमने और भी अवसर देने चाहिए। यहाँ तक कि वडोदरा में जब मोदी ने नामांकन भरा, तब भी एक स्थानीय चाय वाला मोदी का प्रस्तावक बनाया गया। सिर्फ चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का हर गरीब आने वाले दिनों में वीआईपी होने वाला है। Making such a positive statement of this and using it as an instrumentality, really, they ran away with it. लेकिन जैसा कि किसी भी मार्केटिंग अभियान में होता है, ब्रांड पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सोच विचार कर दिए गए कुछ इंटरव्यू को छोड़ दें तो मोदी ने अभी तक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया। हवा का रुख देखना है। ऐसे में अपने तय किए हुए एजेंडे पर सिर्फ मोदी ही बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, हर 2 साल में एक बार करते हैं और 2 दिन के लिए करते हैं। मैं मानता हूं नौजवानों को अगर रोजगार हमें देना है तो हमें औद्योगिक विकास करना होगा। The ghost of Godhra still haunts you. Not necessary. I have to talk about the interview. अतीत में भी मोदी ने आलोचना का खुले दिल से स्वागत नहीं किया। जिन विषयों को वो नापसंद करते हैं, उन पर पूछे गए सवालों पर कुछ इस तरह का जवाब मिला है। लेकिन आप प्रश्न का इतना करिए ना, अच्छा सोचिए। But do you think you would have done things differently? आप गुजरात के लिए अच्छा सोचिए। हम तो सोचते हैं। बस हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
There are a lot of troubling questions that Mr. Modi has refused to answer. He thinks of himself as being higher than most people. He is terrified of humiliation. किस्म किस्म के किरदार ओढ़कर नरेंद्र मोदी ने विभिन्नता वाले भारत से रिश्ता बनाने की कोशिश की है, लेकिन 7 रेस कोर्स रोड के अगले निवासी बनने के लिए अलग अलग रंग में रंगना ही काफी नहीं है। वो विकास और सुशासन की बात करते हैं, मनमोहन सिंह के कंपैरिजन में खुद को मजबूत और फैसला लेने वाला नेता बताते हैं, लेकिन बहुतों के लिए आज भी उनकी शख्सियत बांटने वाली है। 2014 का चुनावी मंचन जैसे जैसे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, जीत मिले या हार मिले, लेकिन ये चुनाव सत्ता हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी के संघर्ष के लिए हमेशा याद किया जाएगा।